1896 की बात है। ब्रिटेन ने ईस्ट अफ्रीका में रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू किया। मकसद था केन्या और युगांडा को आपस में जोड़ना। दोनों देश उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी थे। रेलवे लाइन शुरू हुई केन्या के मोम्बासा बंदरगाह से, जिसे नैरोबी होते हुए लेक विक्टोरिया से जोड़ा गया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें 30,000 से ज्यादा मजदूर लगे थे। औपचारिक तौर पर इसे युगांडा रेलवे कहा गया, लेकिन वो मशहूर हुई लुनैटिक लाइन के नाम से। इस रेलवे का निर्माण जानलेवा काम साबित हुआ, क्योंकि मजदूरों को शेरों का डर सताता रहता था। रात होते ही खूंखार शिकारी उनके कैंप में घुसते और अंधेरे में डरे सहमे मजदूरों को घसीट ले जाते। अंदाजा लगाइए वो मजदूर कौन थे। न वो अफ्रीकी थे और न ब्रिटिश, वो भारतीय थे। जी, भारतीय मजदूर, जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर उन खतरनाक कैंप्स में भेजे गए। वहां उनमें से बहुत से लोग मारे गए, कुछ शेरों का शिकार बने तो कुछ जानलेवा बीमारियों का। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे भारतीय अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका और कैरिबियन आइलैंड के अनजान जंगलों तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब इतिहास के दर्दनाक पन्ने में छुपा है। साल 1833 में ब्रिटेन में गुलामी को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। अफ्रीकी गुलाम आजाद हो चुके थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था कैरिबियाई देशों और मॉरिशस में फैले गन्ने के बड़े बड़े खेतों पर टिकी थी। इन खेतों से भारी मुनाफा होता था और इस मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्हें मुफ्त या बहुत सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। काम नहीं रुकना चाहिए था, इसलिए अंग्रेजों ने नया और क्रूर रास्ता निकाला। अंग्रेजों की जरूरत ने ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसे द ग्रेट एक्सपेरिमेंट कहा गया। इसका सबसे बड़ा शिकार बना भारत का गरीब, अनपढ़ और सीधा सादा ग्रामीण तबका। साल 1834 में इस प्रयोग की आधिकारिक शुरुआत हुई। कलकत्ता के बंदरगाह से एटलस नाम का समुद्री जहाज रवाना हुआ। इसमें 36 भारतीय मजदूर सवार थे और इसकी मंजिल थी मॉरिशस। ये लोग शौक से या अपनी मर्जी से विदेश नहीं जा रहे थे। इन्हें एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगवाकर 7 समंदर पार ले जाया गया। सीधे साधे गांव वाले अंग्रेजी का शब्द अग्रीमेंट ठीक से नहीं बोल पाते थे। उनकी जबान पर आते आते ये अग्रीमेंट शब्द बिगड़कर गिरमिट बन गया, और जो मजदूर इस गिरमिट के तहत विदेश गए वो गिरमिटिया कहलाए। साल 1849 आते आते मॉरिशस में अप्रवासी घाट बन चुका था। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां जहाज से उतरने के बाद मजदूरों को पत्थर की 16 सीढ़ियां चढ़नी होती थी। आज ये घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो उस खामोश दर्द की गवाही देता है। मजदूरों का जो सफर था वो भी मौत के सफर से कम नहीं था। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के बंदरगाहों से पानी के जहाजों में इन्हें जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जाता था। साल 1856 और 1857 के दौरान हालात बेहद खौफनाक हो गए थे। जहाजों पर हैजा, पेचिश और खसरे जैसी खतरनाक बीमारियां फैल गईं, जिसकी वजह से मृत्यु दर 17% तक पहुंच गई। महीनों तक चलने वाली इस जर्नी में जो लोग दम तोड़ देते थे, उनके शवों को समंदर में फेंक दिया जाता था। ये पूरी व्यवस्था कितनी अमानवीय थी और इसके पीछे कैसा धोखा था, इसकी सच्चाई साल 1883 में सामने आई। गियर्सन रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि अरकाटी कहे जाने वाले गैर लाइसेंसी दलाल उत्तर प्रदेश, खासकर अवध और बिहार के भोले भाले लोगों को कैसे फंसाते थे। वो गांव वालों को मिर्च देश यानी कि मॉरिशस ले जाने का लालच देते थे। उनसे झूठ बोला जाता था कि वो जगह बंगाल के तट के पास ही है और वो कुछ ही महीनों में खूब सारा पैसा कमाकर वापस अपने देश आ सकते हैं। इस धोखे का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हुई। अंग्रेजों का नियम था कि हर 100 पुरुष मजदूरों पर 40 महिलाओं का होना जरूरी है। इस कोटे को पूरा करने के लिए दलालों ने विधवाओं, घर से निकाली गई औरतों या तीर्थ यात्रा पर निकली अकेली महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू किया। इन औरतों ने अनजान कॉलोनियों में शारीरिक और मानसिक शोषण झेला। इस क्रूर व्यवस्था और अंतहीन दर्द के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसने भारतीय समाज की सदियों पुरानी दीवारें गिरा दी। जब उत्तर भारत के सवर्ण, पिछड़े, दलित और मुस्लिम मजदूरों को एक ही जहाज में हफ्तों तक साथ रखा गया, तो छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। समंदर पार करने को उस वक्त काला पानी माना जाता था, जिससे धर्म भ्रष्ट होने का डर होता था। लेकिन जब सबने एक ही जगह रहकर एक ही थाली में खाया और एक जैसा दर्द सहा, तो उनके बीच जहाजी भाई और जहाजी बहन का नया रिश्ता बन गया। इस नए समाज ने अपनी अलग पहचान और नई संपर्क भाषा भी गढ़ी। अलग अलग इलाकों से आए मजदूरों ने आपस में बात करने के लिए अवधी, भोजपुरी और स्थानीय भाषाओं को मिलाकर एक नई बोली बनाई।
इसी से फिजी हिंदी और कैरिबियन हिंदुस्तानी जैसी भाषाओं का जन्म हुआ, जो आज भी वहाँ के ग्रामीण समाजों में बोली जाती है। अपना घर, अपनी जमीन और अपना वजूद खोकर इन लोगों ने अनजान जमीन पर अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिन मजदूरों को खेतों में काम करने के लिए जानवरों की तरह ले जाया गया था, उन्होंने उस जमीन पर भी अपने पसीने से नया संसार खड़ा कर दिया। और इस नए संसार की ताकत का पहला एहसास तब हुआ जब विदेश की धरती पर अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक भारतीय अपने वतन लौटा। तारीख थी 9 जनवरी 1915। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने वाले शख्स का नाम था महात्मा गांधी। अफ्रीका में रंग भेद और नाइंसाफी के खिलाफ गांधी जी ने जो जन आंदोलन खड़े किए थे, उसी ने आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई की नींव रखी। ये सिर्फ एक भारतीय की घर वापसी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा भारतीय डायस्पोरा अब बदल रहा था। वो सिर्फ जुल्म सहने वाला डरा हुआ मजदूर नहीं रहा, वो अब अपनी आवाज उठाना, अपने हक के लिए लड़ना और प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर जीतना सीख गया था। अधिकारों की इसी चेतना के साथ कहानी का अगला पन्ना खुलता है, जहां भारतीय मजदूरों ने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। युगांडा और केन्या में रेलवे लाइन का काम पूरा हो चुका था, पर बहुत से मजदूर भारत वापस नहीं लौटे। उन्होंने तय किया कि वो उसी जमीन पर घर बसाएंगे जहां उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। पहले बहुत छोटे स्तर पर काम शुरू किया गया। सुदूर अफ्रीकी इलाकों और घने जंगलों के बीच जहां कोई सुविधाएं ही नहीं थी, वहां उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल ली। ये लोग अफ्रीका के मूल निवासियों के साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे समाज के लोगों ने इन भारतीयों को नया नाम दे दिया, दुकान वाला। इन दुकान वालों में ज्यादातर गुजराती थे। इनकी व्यापारिक समझ, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं था। व्यापार लगातार बढ़ता गया। 1940 का दशक आते आते एक ऐसा वक्त आ गया जिसने वहां राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत को भी हैरान कर दिया, क्योंकि तब तक केन्या और युगांडा के 90% से ज्यादा व्यापार पर भारतीयों का कब्जा हो चुका था। शहर के बड़े बड़े कारोबार से लेकर गांव देहात की छोटी छोटी दुकानों तक हर जगह सिर्फ भारतीयों का ही दबदबा था। उनका ये दबदबा सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं था, बल्कि वहां की सरकार और पूरे वित्तीय सिस्टम पर भी हावी हो चुका था। इसका सबसे बड़ा और पक्का सबूत है उस वक्त की अफ्रीकी मुद्रा। उस समय ईस्ट अफ्रीकी देशों में शीलिंग नाम की एक करेंसी चला करती थी। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि उस नोट पर अंग्रेजी और अरबी के साथ साथ गुजराती भाषा भी छापी जाती थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी विदेशी करेंसी पर आपकी भाषा का छपना साबित करता है कि आपने वहां के समाज और अर्थव्यवस्था पर किस हद तक अपना एकाधिकार जमा लिया है। ये भारतीय प्रवासियों की बहुत बड़ी आर्थिक जीत थी। लेकिन जब अफ्रीका में भारतीय अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में भारी तबाही मची हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और इस जंग ने ब्रिटेन को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। युद्ध में घायल और बीमार लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। देश को इस खस्ताहाल स्थिति से बाहर निकालने के लिए 1948 में ब्रिटेन ने अपनी बहुचर्चित NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य योजना तो बना ली, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए उनके पास डॉक्टर्स और नर्सेस भी नहीं थे। जो ब्रिटिश डॉक्टर्स बचे थे वो बहुत गिने चुने थे। ऐसे संकट के समय में एक बार फिर भारतीयों ने मोर्चा संभाला। भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों से हजारों की संख्या में काबिल डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स ब्रिटेन पहुंचे। इन भारतीय डॉक्टरों ने अंदरूनी शहरों, दूरदराज के इलाकों और छोटे जिला अस्पतालों में जाकर के काम किया, जहां ब्रिटेन के डॉक्टर जाने से कतराते थे। और विदेशी डॉक्टर्स को ब्रिटेन के गोरे समाज ने क्या दिया? नस्लवाद और भेदभाव। उन्हें रोजमर्रा के ताने सुनने पड़े, बेइज्जती झेलनी पड़ी, पर फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटे और उन्होंने असल मायनों में टूटती हुई NHS को बचा लिया। आंकड़ों के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब NHS में काम करने वाले 29% डॉक्टर्स विदेशी मूल के थे, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही थी। ये इतिहास का बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को 200 साल तक लूटा, उसी देश की डूबती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाने के लिए भारत के लोग अपना दिन रात एक कर रहे थे। अफ्रीका के बाजारों से लेकर ब्रिटेन के अस्पतालों तक भारतीयों ने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया, वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया।
लेकिन बेतहाशा कामयाबी और लगातार बढ़ते वर्चस्व का सफर हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप विदेशी जमीन पर बहुत तेजी से तरक्की करते हैं तो कुछ लोगों की नजरों में चुभने भी लगते हैं। और इसी चुभन ने युगांडा में ऐसे क्रूर फरमान को जन्म दिया जिसने हजारों भारतीयों से उनका सब कुछ छीन लिया। अगस्त 1972 की बात है। युगांडा में बसे भारतीयों के लिए खौफनाक सपने जैसा था ये महीना। वहां का तानाशाह ईदी अमीन अचानक अजीबोगरीब फरमान लेकर आया। ईदी अमीन ने दावा किया कि उसे सपने में ईश्वर ने आदेश दिया है कि देश से सभी एशियाई लोगों को, खासकर भारतीयों को, बाहर निकाल दिया जाए। उस वक्त युगांडा के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भारतीयों की मजबूत पकड़ थी। ईदी अमीन ने भारतीयों पर आरोप लगाया कि वो युगांडा का खून चूस रहे हैं, भ्रष्ट हैं और स्थानीय समाज के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। इसी बेबुनियाद नफरत के चलते उसने युगांडा में पीढ़ियों से रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने के लिए 90 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। जरा सोच कर देखिए, जिस देश को आपने अपना घर माना, वहां से आपको महज 3 महीने में सब कुछ छोड़कर निकलने को कह दिया जाए। ये कोई आम विस्थापन नहीं था, जीती जागती त्रासदी थी जिसने हजारों परिवार को सड़क पर ला दिया। जिन परिवारों ने अपनी मेहनत से वहां बड़े बड़े कारखाने, आलीशान घर और व्यापार खड़ा किया था, एक झटके में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उन्हें उसी जमीन को छोड़ना पड़ा। ईदी अमीन के फरमान की शर्त यह थी कि देश छोड़ते वक्त किसी भी भारतीय को अपने साथ सिर्फ 55 पाउंड यानी कि आज के हिसाब से लगभग 96,000 रुपए और 220 किलो सामान ले जाने की इजाजत थी। जिंदगी भर की कमाई एक झटके में शून्य हो गई। डर और दहशत के उस माहौल में करीब 27,200 भारतीय शरणार्थी बनकर ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन में उन्हें नस्लवाद और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये वो भारतीय थे जिन्हें राख से महल बनाना आता था। उन्होंने अपनी व्यापारिक सूझबूझ के दम पर ब्रिटेन के खस्ताहाल लिसेस्टर शहर की अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी। आज लिसेस्टर का गोल्डन माइल इलाका दुनिया भर में भारतीय व्यापार, कपड़ों की दुकानों और दिवाली समारोहों के लिए मशहूर है। 70 के दशक में जहां अफ्रीका से भारतीयों को बेदखल किया गया, उसी दशक में दुनिया के दूसरे हिस्से में किस्मत के नए दरवाजे खुल रहे थे। ये जगह थी मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के देश। इस दशक में खाड़ी देशों में तेल की खोज ने आर्थिक भूचाल ला दिया। जो देश पहले रेतीले और बंजर थे, उनके पास अचानक अथाह पैसा आने लगा। अरब देशों में बड़े बड़े आधुनिक शहर, गगनचुंबी इमारतें, बेहतरीन सड़कें और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ सी मच गई। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें दुनिया भर से लाखों कामगारों और विशेषज्ञों की जरूरत थी। इस मांग ने एक बार फिर भारतीयों के लिए समंदर पार करने का रास्ता खोल दिया। बड़ी संख्या में लोग भारत से कुवैत, यूएई और सऊदी अरब की तरफ जाने लगे। पर ये सफर 10वीं सदी के उन डरे हुए गिरमिटिया मजदूरों के सफर से बिल्कुल अलग था। इस बार जाने वालों में सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग नहीं थे। इस नई लहर में इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स भी शामिल थे। तपती रेत में भारतीयों ने अपनी मेहनत से खाड़ी देश को नया और आधुनिक आकार दिया। यही वो दौर था जब खाड़ी देशों से कमाया गया पैसा भारत आने लगा, जिससे यहाँ के ग्रामीण इलाकों और छोटे छोटे शहरों की किस्मत तेजी से बदलने लगी। फिर वक्त का पहिया थोड़ा और आगे बढ़ा। 1980 के दशक में नई और गंभीर चिंता ने जन्म ले लिया। इस दौर में प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन को लेकर भारत में बड़ी बहस छिड़ गई। सरकार देश के होनहार युवाओं को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रही थी, लेकिन आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले मेधावी छात्र भविष्य की तलाश में अमेरिका और यूरोप की तरफ जाने लगे। इस दौर में अमेरिका जाना हर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना बन गया था। अभी भी यही हाल है, लेकिन उस वक्त माहौल बहुत अलग था। हर साल हजारों की तादाद में हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक देश छोड़ रहे थे। 90 के दशक तक ऐसा लगने लगा था जैसे भारत अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए खो देगा। ज्यादातर लोग ये मान बैठे थे कि जो एक बार अमेरिका या यूरोप चला गया वो कभी नहीं लौटेगा। पर दुनिया भर में फैले भारतीयों को एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी, वो ये कि अगर आपको विदेश में अपनी कामयाबी बचानी है और युगांडा जैसा हादसा दोबारा नहीं होने देना है, तो वहां की राजनीति में उतरना ही होगा। इसी दूरदर्शी सोच के साथ 2002 में अमेरिका में USINPAC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का गठन हुआ। यह अमेरिकी राजनीति में भारतीयों का पहला मजबूत दखल था। अब भारतीय वहां सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे थे, बल्कि वहां की नीतियां और कानून भी तय करने लगे थे। भारतीयों की बढ़ती वैश्विक ताकत और उनके असर को भारत सरकार ने भी पहचाना।
दुनिया भर में फैले प्रवासियों को अपने वतन से दोबारा जोड़ने के लिए 2003 में पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके लिए 9 जनवरी को चुना गया। ये वही तारीख है जब साल 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौटे थे। दरअसल सरकार ये बताना चाहती थी कि भले ही आज आप 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, वहां रह रहे हैं, पर देश उन्हें अपना सबसे अहम और मजबूत हिस्सा मानता है। सरकार के इस भरोसे का असर दुनिया ने 2008 में देखा, जब भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर बात चल रही थी तो उसे अमेरिकी संसद से पास कराना बहुत मुश्किल लग रहा था। तब USINPAC और अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय ने बेहद आक्रामक लॉबिंग शुरू की। उन्होंने अमेरिकी सांसदों पर राजनीतिक दबाव बनाया और ऐतिहासिक डील को पास करवाकर दम लिया। ये पहली बार था जब अमेरिकी राजनीति में भारतीय समुदाय ने अपने कूटनीतिक रसूख का इतना बड़ा ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया था। फिर 2010 का दशक आते आते अमेरिका की सिलिकॉन वैली पूरी तरह से भारतीयों के रंग में रंग चुकी थी। ये वो दौर था जब दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों की कमान एक एक करके भारतीय मूल के लोगों के हाथों में जाने लगी। चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोबी हो या फिर IBM, हर जगह CEO की कुर्सी पर कोई ना कोई भारतीय बैठा नजर आता है। अगर हम इन कंपनियों के मौजूदा बॉसेस की बात करें तो गूगल की कमान सुंदर पिचाई के हाथों में है। माइक्रोसॉफ्ट को सत्या नडेला लीड कर रहे हैं। अडोबी के CEO शांतनु नारायण हैं, जबकि दशकों पुरानी और भरोसेमंद टेक कंपनी IBM की जिम्मेदारी अरविंद कृष्णा संभाल रहे हैं। दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी और भविष्य के फैसले अब भारतीय दिमाग तय कर रहे हैं। इसी तकनीकी दबदबे ने भारत की ब्रेन ड्रेन वाली चिंता को खत्म कर दिया। जिसे पहले टैलेंट का बाहर जाना कहा जाता था, वो अब ब्रेन ड्रेन बन चुका था। अमेरिका और यूरोप में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद बहुत से प्रवासी भारत लौट आए, जिन्होंने बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में करोड़ों डॉलर्स का निवेश किया। उन्होंने दुनिया की बड़ी विदेशी कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स भारत में खुलवाए। आज भारत का IT सेक्टर $150 बिलियन से भी बड़ा हो चुका है। इसकी नींव में डायस्पोरा और वतन लौटे प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 20 जनवरी 2021 को भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की 19वीं उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ये पूरी दुनिया में फैले भारतीयों के लिए एक गर्व का पल था, लेकिन इससे भी बड़ा ऐतिहासिक पल अगले ही साल 2022 में आया, जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब आप देखिए इतिहास का चक्र कैसे घूमा। जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, जिसने हमारे लोगों को गुलाम बनाकर जहाजों में जानवरों की तरह भरा, उसी ब्रिटेन की सत्ता पर भारतीय मूल का शख्स बैठा था। ये दबदबा सिर्फ राजनीति और पैसे तक सीमित नहीं रहा, हमारी संस्कृति ने भी विदेशी जमीन पर गहरी छाप छोड़ी। 2023 से लेकर 2025 के बीच अमेरिका में कई ऐसे फैसले हुए जो हमारी सांस्कृतिक जीत का बड़ा प्रतीक है। न्यूयॉर्क ने एक कानून पास किया जिसके तहत वहां के पब्लिक स्कूल्स में दिवाली के दिन आधिकारिक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2025 को वहां के स्कूल्स में दिवाली की छुट्टी मनाई जाएगी। इसी साल एक और बड़ी खबर आई। 4 नवंबर को अपनी शानदार जीत के बाद जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, जिनके माता पिता दोनों ही भारतीय मूल के हैं। ये जीत बताती है कि हमारी संस्कृति और हमारे लोग अब वहां के समाज का बहुत अहम और अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया भर में बसे 3.5 करोड़ भारतीय आज भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 135.46 बिलियन डॉलर्स अपने देश भेजे, जो भारतीय रुपए में करीब 13 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। ये रकम भारत में आने वाले कुल FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी कहीं ज्यादा है। ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार और अनगिनत परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दे रहा है। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। 19वीं सदी में जिन अनपढ़, शोषित और डरे हुए गिरमिटिया मजदूरों को जहाज में भरकर समंदर पार फेंक दिया गया था, आज उन्हीं की पीढ़ियां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चला रही हैं। कभी अप्रवासी घाट की उन 16 सीढ़ियों पर जिन मजदूरों की खामोश चीखें गूंजती थी, आज 21वीं सदी में दुनिया भर में बसे 3.5 करोड़ भारतीयों की दहाड़ पूरी दुनिया सुन रही है।
ये कहानी सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाने की नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी खौफनाक क्यों ना हो जाएं, अगर आपके पास संघर्ष करने का जज्बा, शिक्षा की ताकत और अदम्य इच्छा शक्ति है, तो कोई भी समाज अपना भाग्य खुद लिख सकता है और पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। भारतीय प्रवासियों की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के अनकही में इतना ही।